नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस पेपर के हम डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी और बाकी और पोर्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 का ईवीएस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में हम सीटेट, रीट, यूपी टेट, केवीएस, जीट्रिपल-एसबी, एनवीएस सभी एग्जाम्स को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस का पोर्शन। पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार की सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो कौन सी स्थिति है वो आपको यहाँ पर बतानी है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पूर्व, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, बिहार यहाँ कहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद मेरे जम्मू कश्मीर यहाँ पे आएगा और गोवा इस साइड में आएगा। तो अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो ये उत्तर-पश्चिमी होगा और ये दक्षिणी-पश्चिमी होगा। तो राइट आंसर आपका होगा उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, बी सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या डी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण जब होता है तो तापमान भी घटता है, तभी वाष्पीकरण होता है और सतह क्षेत्र भी। ठीक है? जब जो बारिश की बूंदें हैं वो ऊपर उठते हैं, वाष्पीकरण होगा, प्रोसेस इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन होने से क्या होगा, वाष्पीकरण से सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों ही घटते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। एक सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ए दिशात्मक कौशल, बी चित्रण कौशल, सी स्थितीय कौशल, या डी ग्राफिक कौशल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए चित्रण कौशल अच्छा है। मैपिंग स्किल्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्थान दूरियों को हम मैप में ही दर्शाते हैं ना, इतना इतना इससे दूर है, इतने एक पॉइंट को हमने इतना किलोमीटर माना। तो दिशा, दूरियां, स्थान आप उसको मैपिंग स्किल से ज्यादा अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो 63 का आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ए एनसीएफ 2005, बी एनसीएफ 1988, सी एनसीएफ 2000, या डी एनसीएफ 1975। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनसीएफ 1975 में था ये, कि रिकमेंड किया गया था कि एकीकृत, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एज एन इंटीग्रल करिकुलम एरिया एट प्राइमरी लेवल, ये 1975 में सजेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती यानी कि प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे थोड़ी दिन कर ली, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले गए, वहां कर ली। तो घूम घूम कर जो खेती होता है स्थानांतरित खेती, वो कृषि करने का चलन कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये उत्तर पूर्वी में है, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये हमारा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बी यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, सी जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या डी बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स?
यहाँ पे जो सही नहीं है वो है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। पानी और हवा प्रदूषित नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करता है, ये भी सही है। लेकिन बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये कथन सत्य नहीं है, इसलिए 66 का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपयुक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस? कौन सी हैं? या तो एक है या सभी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? सभी की सभी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प भी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? वाई आर द कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मानसून? ए, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। सी, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। डी, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन दी रेन शेडो, वृष्टि छाया में, रेन शेडो में होते हैं हिमालय की। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बहुत बार सुना होगा, याद भी हो गया होगा, अब तो स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? हु बिल्ट द गोलकोंडा किला? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ए, चोल राजवंश ने, बी, चालुक्य राजवंश, सी, काकतीय राजवंश या डी, पल्लव राजवंश? विच ऑप्शन इज करेक्ट? काकतीय राजवंश ने बनवाया गोलकोंडा किला, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट, 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा? What is the mass of an object with a density 15 ग्राम पर मिलीलीटर एंड ए वॉल्यूम ऑफ 3 मिलीलीटर? घनत्व कितना दे रखा है? 15 ग्राम पर मिलीलीटर। आयतन कितना है? 3 मिलीलीटर। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ पर। तो द्रव्यमान अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा आपका? 45 ग्राम। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार? अदिश और सदिश दो तरीके की राशि होती हैं। तो अदिश और सदिश, सदिश जिसमें डायरेक्शन भी जरूरी होती है, अदिश में डायरेक्शन जरूरी नहीं होती है। तो 72 का कौन सा ऑप्शन है? द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण में, संवेग में, वेट में डायरेक्शन होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? एन ऑब्जेक्ट विच इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड, सॉरी, एक ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो वो कहलाती है ओपेक, अपारदर्शी, जिसमें से कोई भी प्रकाश की वस्तु नहीं गुजर सकती, अपारदर्शी कहलाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो अगर चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होगा? 60 kg, 10 kg, 60 n या 10 n? तो कितना होना चाहिए? अगर चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका रोंग था। इसमें सबको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, 1 मार्क्स इसमें सबको दिया गया था 74th क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना कि अगर किसी भी पृथ्वी की सतह पर जो होगा, एक सेकंड, अगर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है।
10 किलोग्राम की एक वस्तु का पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन है, तो भार तो हमारा कितना दे रखा है? भार इज़ इक्वल टू द्रव्यमान होगा हमारा और द्रव्यमान जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है भार इज़ इक्वल टू द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। ये होता है फ़ॉर्मूला हमारा भार इज़ इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर किसी वस्तु का भार है हमारा 10 किलोग्राम, तो वेट इज़ इक्वल टू द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय आकर्षण और जी हमारा कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 10 इंटू में 9.8 हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि कितना होगा तो 98 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं है 98 तो इसीलिए इसमें आंसर नहीं है तो इसका ग्रेस मार्क्स दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका होगा 98 न्यूटन। पृथ्वी पर पूछा गया है तो भार का फॉर्मूला होता है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण कितना होता है जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसी अकॉर्डिंग 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 एन आ जाएगा जो यहाँ पे नहीं है। तो 98 एन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या भार। तो सरफेस एरिया सतह क्षेत्र पर डिपेंड करता है। 75 का आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट टू बी sensitized for conservation of trees. Which one of the following is most suitable strategy to do it? अगर कोई टीचर ये चाहता है कि उनके बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए तो कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी वो आपको बतानी है। ए कक्षा में बहस आयोजित करना यानी कि डिबेट करना, बी ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा, सी पोस्टर मेकिंग पोस्टर बनाना या डी हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर ए प्लांट बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे अच्छा यही होगा। अगर उसको संवेदनशील बनाना है तो कैसे? जब उसके पास पौधा होगा उसकी वो केयर करेगा, उसको बढ़ते हुए देखेगा, उसको मुरझाते हुए देखेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने उसे पोषित करने में मदद करना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? अभय को ये बोला गया है, अभय ने अपने छात्रों को बोला कि उन सभी बीमारियों पर एक सर्वेक्षण किया जाना है, एक सर्वे करना है जिससे कि आसपास के लोग बीमार हैं। तो ये सर्वे टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं है, तो कौन सी शिक्षण अभिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है बताना है। ए इससे समुदायों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा, बिल्कुल प्रदान होगा, अवसर तो मिलेगा इससे। ठीक है? उसके बाद इससे बच्चों की वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये भी होगा, बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे। सी बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और डी इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो इससे बच्चों को कोई मदद नहीं, इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया यह उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण है जिसमें कि उसने बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को बोला गया। ए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, बी अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, सी अन्वेषण दृष्टिकोण या डी मानववादी दृष्टिकोण। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ये इंक्वायरी अप्रोच है, ये अन्वेषण दृष्टिकोण। जैसे हिंदी में वर्ड समझना है तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंक्वायरी अप्रोच यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है,
बी बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। सी यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। डी कोई भी समुदायों में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, एक सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी इज राइट हियर। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, सी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या डी पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा? इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग स्किल लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट इम्प्लाइज। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर आप उसको कुछ सिखा रही हैं, तो समर्थ करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि परिवार की परिभाषा गलत है? दूसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति अति संवेदनशील है। सी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या डी परिवार की अवधारणा को इसी तरीके से सिखाया जाना चाहिए। तो ये परिवार की भाषा गलत है। डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज इनकरेक्ट, क्योंकि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और विस्तारित एक टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स Rama taught that a father, mother and their children constitute nuclear family, and if grandparents and other relatives stay along then it is known as extended family. What do you mean by this? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सॉरी, ये आंसर आपका गलत है। 81 हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो इंक्लूसिव नहीं है। तो 81 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? गतिविधियां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, शामपट का उपयोग, या उपयुक्त सभी। तो ईवीएस में कौन कौन सी है? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चित्र पढ़ना भी ईवीएस में आता है, फील्ड विजिट भी आती है, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड भी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, या उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आगा आपका उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन इज डी। इंटीग्रेटेड भी है, इंक्लूसिव भी है, थीमेटिक भी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। एक कि यह एक अवैध कार्य है, बी सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, सी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, डी पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरों पर एक अध्याय होना क्या है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बी यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, सी यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या डी यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान और समय बर्बाद करता है, मूल्यवान समय को बर्बाद करता है शिक्षण अधिगम में। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है यहाँ पर? तो ईवीएस शिक्षण अधिगमों के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर, इट इज ए गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग, क्योंकि इसमें आपस में मिलजुल के रहना सिखाया जाता है, ये सारी चीजें एक साथ बैठकर लोग खाना खाते हैं। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 85 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाइज। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन कम करना, बी ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, सी अबोध का भार कम करने की जरूरत नहीं है, डी ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ना तो स्कूल बैग का वजन करने की कम जरूरत है, ना पाठ्यक्रम को कम करने की जरूरत है, ना ही पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। तो अबोध का भार कम करने की जरूरत है। लोड ऑफ इनकम्प्रिहेंसिव नीड टू बी रिड्यूस्ड। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन ईवीएस क्लासरूम? ए लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, बी कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, सी सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना, सीखने में सक्षम करना, या डी छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। 87 का भी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। बाला, बाला का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? ये गाने वाला बाला नहीं है, दूसरा बाला है, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है? ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेली एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या ब्रेली एडेड लर्निंग असेसमेंट। तो आपकी जो बाला है उसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। ए विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, बी विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, सी वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या डी सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पर सेकंड करेक्ट है। आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट। वैकल्पिक ढांचा अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, मिथक है, मिथ है, वैज्ञानिक तथ्य है, स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध धारणा है, या सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास है। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये एक मिथ है, ना तो कोई साइंटिफिक तथ्य है, ना कोई रूढ़िवाद धारणा या ना अंधविश्वास है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये मिथ है। तो इसी के साथ हमने सीटेट जो दिसंबर 2018 में आपका एग्जाम हुआ उसके हमने यहाँ पर ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस किया है पेपर 1 के। आई होप वीडियो आपको ये सीरीज जो हमने चलाई है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको समझ आ रही होगी, आपको इससे हेल्प मिल रही होगी, आपको फायदा मिल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां कहीं पे भी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हम इस सीरीज को चालू रख सकें और बाकी लोगों को भी इससे फायदा हो। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।